तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में समझते हैं। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स में देखो क्या होता है अपने पास में। तो इसमें सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो रहेगा इम्पल्सिव फोर्स। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है और जो मोमेंटम है उसको सिग्निफिकेंटली चेंज कर दे रहा है या मोमेंटम की वैल्यू में काफ़ी लार्ज चेंज आ जा रहा है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। मतलब एक छोटी सी मोमेंट के लिए लगने वाला फोर्स। जैसे एक बैट है, एक बैट से मैंने एक बॉल को हिट किया और उसने बॉल को वापस भेज दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के इसमें जो बैट ने जो फोर्स लगाया है वो एक छोटी सी मोमेंट के लिए लगा हुआ फोर्स है। तो इस फोर्स को बोला जा रहा है इम्पल्सिव फोर्स। अब देखो इम्पल्स को डिफाइन करते हैं कि इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स को बोला जाता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच दिस फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है कि जो फोर्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है जितने टाइम के लिए वो लगा है उसके साथ में, ठीक है। अगर मान लेते कोई फोर्स कांस्टेंट है तो इम्पल्स का फॉर्मूला बन जाता है वो कांस्टेंट फोर्स इनटू जितने से टाइम के लिए वो फोर्स लगा है वो। तो ये हो जाता है इम्पल्स। अगर वही फोर्स अपने पास में वेरिएबल है, वो फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है, तब देखो क्या रहेगा। अगर वो फोर्स वेरिएबल है तो हमें एक थोड़ी सी मोमेंट के लिए हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। तो स्मॉल टाइम डी टी के लिए जो इम्पल्स हो जाएगा वो हो जाएगा डी आई, और टोटल इंटीग्रेशन करना होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल इम्पल्स की वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो ये हो जाता है अपने पास में टोटल इम्पल्स की वैल्यू। तो अब इंटीग्रेशन से देखते ही हमें पता चल रहा है कि अगर कोई फोर्स और टाइम का मैं ग्राफ बना दूं तो उसमें अपने पास में कोई जो कर्व बनेगा, वो जो कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है वो इम्पल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इंटीग्रेशन से हमें ये पता चला है, ठीक है। तो फोर्स और टाइम के ग्राफ के अंदर में जो एरिया है वो इम्पल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा फोर्स की ही डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये अपने पास में इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स में ही अगला जो टॉपिक है वो आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखो क्या होता है। जो इम्पल्स है उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है। जैसे कि अपने पास में जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है डी पी बाई डी टी, उसको मैंने डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी, डी पी का इंटीग्रेशन आ जाएगा पी इनिशियल से फाइनल की लिमिट्स में इसको जब मैंने रखा तो आ जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसलिए इम्पल्स को डिफाइन किया जा सकता है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का जो बेसिकली जो मीनिंग बनता है वो क्या है, इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ऐसे डिफाइन किया जाता है इम्पल्स को। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ है उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अपने पास में क्या है, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। या एवरेज फोर्स लिखना हो तो अपने पास में हो जाता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जितनी सी ज़्यादा देर तक कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, उस केस में क्या रहेगा, जितनी सी ज़्यादा देर हम मोमेंटम को चेंज करने में लगाएंगे उतना ही कम हमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फोर्स टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली ही न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस आती हैं। अब देखो सबसे पहली एप्लीकेशन ये है, जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर है जब वो बॉल को कैच कर रहा होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग बॉल को जब वो कैच करता है तो वो बॉल को कैच करते टाइम में अपने हैंड को पीछे की डायरेक्शन में लेके जाता है और हाथों को साथ साथ में लोअर करते हुए लेके जाता है। उसकी वजह से उसके हाथों के बीच में और बॉल के बीच में जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट फोर्स है हैंड पे लगने वाला बॉल की वजह से वो कम हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास में अगर कोई कराटे प्लेयर है, कराटे प्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइल्स हैं, उनको भी एक सिंगल ब्लो ऑफ हैंड के साथ में तोड़ देता है। वो किस वजह से तोड़ पाता है, वो इतनी फास्ट स्पीड से हिट करता है उन जो टाइल्स हैं उनको, कि उस केस में जो फोर्स है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया गया है, तो उस केस में फोर्स का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई इम्पैक्ट देता है तो उसका फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम गैप।
अब दूसरा नेक्स्ट आ जाता है, जो भी अपने पास में कोई हाई जंप का एथलीट है, ठीक है, उसको जंप करने के लिए उसको थिक फोम या अपने पास में सैंड फ्लोर है उस पर जंप करवाया जाता है इंस्टीड ऑफ हार्ड फ्लोर, हार्ड फ्लोर की बजाय, क्योंकि जैसे ही वो उसके ऊपर में जंप करेगा तो उस केस में उसका जो स्टॉपिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे लगने वाला इम्पैक्ट है या जो उसकी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स के अंदर में शॉक एब्जॉर्बर दिए जाते हैं जिनको हम शॉकर्स बोलते हैं। उनका काम भी यही है कि अगर अपने पास में कोई भी रोड के ऊपर में जर्क आता है, उसकी वजह से जैसे ही वो जर्क लगेगा तो उस केस में अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगा शॉकर्स की वजह से, तो हमें जो फोर्स लगेगा, जो इम्पैक्ट फोर्स अपने ऊपर में आएगा वो कम रहेगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस अपने पास में सीट बेल्ट किसी भी कार में लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन कार ड्राइव कर रहा है या पर्सन उस कार में बैठा हुआ है, ठीक है, वो एकदम से अगर मान लो कार किसी क्रैश में जाती है तो कार सडनली ना स्टॉप होके बहुत स्लो स्टॉप हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर में जो इम्पैक्ट फोर्स है वो कम आए। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने पास में ये क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर में टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो होगा। इस तरीके से अपने पास में अलग अलग ग्राफ हैं, पर जैसा कि हमें पता है जो इम्पल्स है, इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाता है एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ, और जो इम्पल्स है वो पता चलता है हमें चेंज इन मोमेंटम से। अगर अपने पास में चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो ऐसा ग्राफ देखना पड़ेगा जिसका एरिया जीरो हो जाए। तो पहले वाले ग्राफ है ये देखो इस तरीके से, इसका एरिया पॉजिटिव है, दूसरा वाला ग्राफ है इसका एरिया पॉजिटिव है, इसका जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले में देखो पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है नेगेटिव एरिया कम है, तो इसका ओवरऑल आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो जो थर्ड है वो अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी, तो मैंने इन चीज़ों को दोबारा से नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेरीज विद टाइम एज शोन बिलो। फोर्स जो है वो टाइम के साथ में ऐसे चेंज हो रहा है। इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज पी, बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है, पहले जो मोमेंटम था वो पी है, देन द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिटेन इट्स मोमेंटम पी अगेन, इसका मोमेंटम दोबारा से पी किस टाइम पे हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस केस में हमें वही करना है कि जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाए, क्योंकि पहले भी मोमेंटम पी था बाद में भी पी है, इसका मतलब है हमें वो टाइम निकालना है जब एरिया जीरो हो जाए। तो चलो देखो, इस टाइम वाली लाइन है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये अपने पास में है बेटा ग्राफ, इस ग्राफ को देखो सोल्व करना है तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एरिया जो है उसको मुझे जीरो करना है। ये अपने पास में जो मेन कंसेप्ट है वो ये है। तो देखो यहाँ पे जो एरिया है पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया उसको मैं लिखता हूँ। पॉजिटिव में अपने पास में ये एक ट्राइंगल जैसी शेप बन रही है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इस ट्राइंगल का जो बेस है वो, इसका बेस है 4 इंटू इसकी हाइट, तो इसका एरिया बन जाता है 2, ठीक है। इसका एरिया अपने पास में 2 बन गया है, तो नेगेटिव एरिया है वो भी अपने पास में 2 हो जाना चाहिए। ऐसा मान के चल लेते हैं कि यहाँ तक इतना सा टाइम और लगेगा, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका एरिया है वो 2 बन जाएगा, नेगेटिव एरिया है जो वो भी 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इस ग्राफ में कुछ प्रॉपर्टीज लगाता हूँ। ये एंगल अगर थीटा है तो उस केस में ये वाला एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, ओबियस सी बात है। अब ये वाली जो ट्राइंगल है और ये जो ये वाली ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा, तो इन दोनों की जितनी भी साइड है उन सब का रेशियो भी सेम रहेगा। तो देखो इसमें कैसे है, इस वाली साइड ये वाला जो गैप है अपने पास में, इतना सा जो गैप है उस गैप की वैल्यू है 2, और जो इतना सा गैप है उस गैप की वैल्यू है 1। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों की दोनों 1:2 में एग्जिस्ट करेंगी।
इसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों भी 1:2 में एग्जिस्ट करेंगी। तो ये इतना सा गैप अगर t है तो ये जो इतना सा गैप है ये हो जाना चाहिए t/2। क्लियर सी बात है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा दी हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया है। तो इसका मतलब है इसका जो नेगेटिव एरिया है वो अपने पास में क्या बचता है, हाफ इंटू t/2। ठीक है, तो ये हो जाता है t²/4। इसका क्या मीनिंग है कि जो t²/4 है वो पॉजिटिव एरिया के ही बराबर हो जाना चाहिए। दैट मीन्स t²= 4 × 2। इसका मतलब है जो टाइम है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2, इसका अंडर रूट लेंगे तब। तो जो इतना सा गैप है उस गैप में जो इसको टाइम लगा है उस टाइम की वैल्यू आ गई है 2√2। ठीक है, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तक का तो टाइम 4 हो चुका था और आगे का टाइम है 2√2। तो इसका आंसर है वो अपने पास में जो टाइम है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 + 2√2 सेकेंड। ठीक है, बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल में इस क्वेश्चन को करवा दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम ही उसमें अप्रोच रखनी है, इतना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद करते हैं इससे वेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स = 20t² - 40t। तो हमसे ये पूछा गया है जब चेंज इन मोमेंटम मिनिमम हो जाएगा तो वो टाइम बताना है, किस टाइम पे चेंज इन मोमेंटम मिनिमम है। तो इम्पल्स ही तो होता है चेंज इन मोमेंटम, जिस मोमेंट पे इम्पल्स मिनिमम है वो निकालना है। तो इम्पल्स को अगर मिनिमम है तो इम्पल्स का डिफ्रेंशिएशन करके 0 पुट कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 40t - 40 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। तो जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी उस मोमेंट पे जो इम्पल्स है वो मिनिमम होगा, या उस मोमेंट पे जो चेंज इन मोमेंटम है वो अपने पास में मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपने पास में क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। एक पार्टिकल जिसका मास m है इनिशियली रेस्ट पे था, उसके ऊपर में हमने कोई वेरिएबल फोर्स F लगाया है। ठीक है, कोई टाइम t के इंटरवल के लिए। ठीक है, अगर जैसे ही जब हमने फोर्स लगाया उसके बाद में वो v वेलोसिटी से मूव करने लग गया जैसे ही फोर्स खत्म हुआ उस टाइम पे, मतलब कैपिटल T टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो u हो चुकी है। ठीक है, ये अपने पास में ग्राफ है और जो कर्व बना हुआ है ये सेमी सर्कल जैसा ही है। ठीक है, सेमी सर्कल बेशक से इसको बोला गया है, देखने में सेमी सर्कल लग रहा है बट एक्चुअल में ये इलिप्स है। इलिप्स क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्लॉट किया गया है टाइम, इस डायरेक्शन में प्लॉट किया गया है फोर्स। बेशक से ये वाली वैल्यूज सेम है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये अपने पास में जो ये ग्राफ है ये इलिप्स का ग्राफ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी ऐसा ग्राफ हो जिसमें दोनों एक्सिस पे अलग अलग चीज़ें प्लॉट करी गई हैं, इसका मतलब है इसकी जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है दोनों अलग अलग हैं और इसको मिला के ये इलिप्स बन जाता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा इलिप्स जो अपने पास में इम्पल्स है उस वाले फॉर्मूले से। इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाता है एरिया। ठीक है, फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो एरिया है वही इम्पल्स को मेजरमेंट या इम्पल्स को शो कर रहा होता है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन मोमेंटम, और इधर पे अपने पास में ये क्योंकि ये आधा इलिप्स है, आधे इलिप्स का एरिया लिखना है। कंप्लीट इलिप्स का एरिया होता है πAB, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ πAB। ठीक है, एक तरफ की जो एक्सिस है वो तो है F0 के इक्वल, और इस तरफ की जो एक्सिस है वो है t/2 के इक्वल। तो ये अपने पास में बन जाएगा 1/2 पाई F0 इंटू t/2। और इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको लिखता हूँ, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी हो गई है u, इनिशियली स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, तो ये हो चुका है 1/4 पाई F0 t0। तो इस चीज़ को यूज करके u की वैल्यू आ जाती है
पाई एफ नोट टी नोट अपॉन 4m, ये वैल्यू हो जाती है अपने पास में यू की।